जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 पार हो चुकी है और ममता बनर्जी की पार्टी 90 से नीचे पहुंच गई है और लगभग ये नतीजा जो है, ये रुझान जो है वो नतीजों पर यहाँ आसपास ही सेटल होने वाले हैं। और अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची हुई है, भविष्य की चिंता सता रही है, अंदर खाने बातचीत होने लगी है। इस तरह की चीजें कुछ सामने आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बड़े ही आश्वस्त थे कि 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है, हमारा कौन क्या उखाड़ सकता है। पार्टी में जो गुटबाजियां भी थी वो इस कारण दब जाती थी क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही शक्तिशाली थी सत्ता के तौर पर, और जिस तरह से बंगाल में इनका कंट्रोल था, अवैध तरह की फर्जी तरह की वोटिंग होती थी, डर का माहौल था, तो उसमें ममता बनर्जी को हराना इनके अपने नेताओं को ही बड़ा मुश्किल लगता था कि ममता बनर्जी सबके बीच में हार सकती है, तो हम तो सत्ता में ही रहेंगे। इसीलिए पिछले चुनाव के बाद इन्होंने बीजेपी के भी कुछ विधायक तोड़कर इनकी पार्टी में गए थे, लेकिन अब तो बाजी पलट गई, अब पूरी स्थिति बदल गई। अब टीएमसी में यहां अपनी गुटबाजी शुरू हो गई है कि अब बीजेपी के आने के बाद टीएमसी में हमारी क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, ये तो तय है कि कुछ तो टूटेंगे, कुछ विधायक तो टूटेंगे, वो टीएमसी के भी टूटे थे, वो बीजेपी के भी टूटे थे, अब टीएमसी के भी टूटेंगे। लेकिन इसके अलावा पार्टी में कुछ बड़े नेता हैं, कुछ बड़े गुट हैं, अब उनकी आपसी झगड़ा जो है वो और बढ़ने वाला है। यहाँ तो अभिषेक बनर्जी का अपना गुट है, ममता बनर्जी का अपना गुट है, जो कि यहाँ की पार्टी के ओल्ड लीडर्स जिन्हें कहा जाता है, ओल्ड गार्ड्स कहा जाता है। अब क्योंकि अभिषेक बनर्जी धीरे धीरे पार्टी को टेक ओवर कर रहे थे, ममता बनर्जी की जगह ले रहे थे, तो ऐसे में जो ममता बनर्जी के करीबी लोग हैं उनकी अहमियत कम हो रही थी और वहां अभिषेक बनर्जी के करीबी लोग पार्टी पर हावी हो रहे थे। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट अभिषेक बनर्जी को था, सत्ता में मौजूद थे, तो सबका मुंह नहीं खुलता है। जैसे कि राहुल गांधी से कई नाराज रहते हैं नेता जो एक समय पर सोनिया गांधी के करीब रहते थे, आज राहुल गांधी के करीबी दूसरे हैं, तो इसलिए पुराने वालों को हटा दिया गया, अब उनको कोई पूछता नहीं है, तो अपनी शिकायतें भी उनकी रहती हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी सत्ता में होते, प्रधानमंत्री होते, तो क्या G27 G24 बन पाता? जो सत्ता में है आप उसका विरोध करके करोगे क्या? कहीं ना कहीं उसी के साथ बने रहकर कुछ तो फायदा होगा। तो यही बात यहाँ पर है। अब अभिषेक बनर्जी जिस तरह से पार्टी में हावी होने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी में कई नेताओं को ये पसंद नहीं आ रहा था, अब उनका भी मुंह खुलेगा क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो। अभिषेक बनर्जी को अपना करियर जो है वो डावाडोल दिख रहा है, क्योंकि प्लानिंग क्या थी कि ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी और हो सकता है कि बीच में वो मुख्यमंत्री पद से हट जाती और जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को देती, कोई कैबिनेट रिशफल होता और उसमें अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता, फिर आगे उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता। क्योंकि ममता बनर्जी की उम्र 71 साल हो चुकी है, अब अगला चुनाव इस बार जीतती तो होते होते वो 76 साल की हो जाती, और अगर अभिषेक बनर्जी का नाम घोषित नहीं होता तो अगली बार तो फिर मुश्किल होती है अभिषेक बनर्जी के लिए और आगे के लिए, क्योंकि आप तीसरी बार में अभी नहीं जीत पाए तो चौथी बार में क्या हाल होता। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी ताजपोशी हो सकती थी। ममता बनर्जी कुछ समय बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठाती, साथ ही वो टीएमसी का नेतृत्व पूरा संभाल लेते, ममता बनर्जी उन्हें सौंप देती। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, तो अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? अब बंगाल का जो मूड है, बंगाल में होता यह है कि किसी को चुनते हैं तो लंबे समय तक चुनते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी रही तो लंबे समय तक रही, ममता बनर्जी रही तो 15-15 साल रही। अब यहाँ पर बीजेपी को चुना है, पहली बार चुना गया है, तो यहाँ बीजेपी देखिए पहली बार जब सत्ता मिली है तो ये तो है कि कोई ऐसा तो नहीं करेगी स्थिति कि उसकी 5 साल में सरकार चली जाए। यहाँ तो बीजेपी को और दिखाना है कि जो वादे उन्हें तुरंत पूरा करना है, चाहे वो बाड़बंदी हो, घुसपैठियों को भगाना हो, 7th पे कमीशन देना हो, जो कानून व्यवस्था बेहतर करनी हो, डर का माहौल खत्म करना हो, तो ये सब बीजेपी इस पर तुरंत काम करेगी। अच्छे अगर रिजल्ट देगी तो दोबारा रिपीट हो सकती है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी फिर कब संभालेंगे? ममता बनर्जी भी बुजुर्ग होती जाएंगी, तो फिर यहाँ पर नए दावेदार खड़े हो सकते हैं। अब सीधे सीधे उनके बेटे भी तो नहीं है, तो भतीजे ही, तो नए दावेदार जब खड़े हो जाएंगे तो अभिषेक बनर्जी के लिए अपना चांस बनाना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा संकट तो अभिषेक बनर्जी के लिए है
कि ममता बनर्जी तो चलिए फिर भी वो तो अपने समय का कर चुकी, यानी कि 3 बार शासन कर लिया, इतना पार्टी उन्होंने चला ली और बहुत मेहनत भी की। उस स्तर पर देखा जाए तो बहुत मेहनत की, बहुत बड़ी लीडर के तौर पर वो उभरी। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो अब उनकी विरासत को अपना भुनाना चाहते थे कि ममता बनर्जी की बनाई हुई पार्टी सीधे सीधे उनके हाथों में मिल जाए, लेकिन अब ऐसा होने में मुश्किल हो सकती है, तो उनकी चिंता बड़ी है। दूसरा देखिए, यहाँ कई गुट है, जैसे कि सौगत राय, वो अपना अलग उनका चलता है, अपनी अलग नाराजगी। यहाँ कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा के बीच में झगड़ा तो जो है वो सार्वजनिक है। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लिखते बोलते रहते हैं। कल्याण बनर्जी तो साफ तौर पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कल्याण बनर्जी और इनके बीच में झगड़ा हो चुका है कि इनका कहना था कि एक डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग के पास, उसमें हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो यहाँ पर अभी तक तो ममता बनर्जी के कारण सब शांत थे, लेकिन अब ये चीजें और उभर कर आएंगी। अब जब हार मिलती है तो देखिए हार का ठिकरा भी फूटता है, अंदर से उसके कारण भी निकल कर आते हैं, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगते हैं। और इनके सांसदों की स्थिति तो ये हो गई थी कि अभिषेक बनर्जी को 2 बार बैठक लेनी पड़ी और उन्होंने कहा कि आप पहले तो यहाँ संसद में नहीं दिखते हैं, कुछ तो आपकी एक्टिविटी नहीं रहती है, यहाँ सदन का नेता बदलने की नौबत आ गई, तो आप जब एकजुट नहीं होते हैं, सदन में पहुंचेंगे नहीं, तो पार्टी का पक्ष कौन रखेगा, वोटिंग के दौरान हमारी एकजुटता कैसे रहेगी। तो उन्होंने इसके लिए डांट लगाई। फिर दूसरा, इन्होंने जब चुनाव का समय था, लोकसभा के चुनाव के समय भी इन्होंने सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि ये अब इस चुनाव के लिए हमें यहाँ भी चाहिए, आप जो है गायब है, तो आप यहाँ पर आए और इधर इसके लिए भी प्रचार करें, नहीं कि दिल्ली में बैठे रहे। तो ये सब इनको समझाना पड़ा। गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने बोला कि ये गुटबाजी इस तरह चलेगी नहीं, ये पार्टी की भी छवि खराब हो रही है, पार्टी में टूट भी पड़ रही है। तो जब 1-2 बैठक हुई तो उसके बाद इनके झगड़े बाहर निकलने बंद हुए, लेकिन अंदर से तो खत्म नहीं होता है, अंदर से तो झगड़ा मनमुटाव चलता ही रहता है। तो ये जब गुटबाजी अभी और बढ़ेगी, अब ममता बनर्जी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, तो किसी को सत्ता का लालच नहीं है, तो अब अपना भविष्य भी देखेंगे कि जो उस गुट में नजरअंदाज हो रहा होगा वो दूसरा विकल्प देख सकता है। ये भी चिंता सता सकती है किसी को कि भाई अगले 10 साल अगर बीजेपी रह गई या उससे ज्यादा रह गई, ममता बनर्जी की तरह 15 साल 20 साल रह गई, तो फिर यहाँ तो कई नेता इस उम्र में हैं जिनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर कोई 50 साल का है वो 70 का हो जाएगा, और अगर कोई 70 का है तो उसका तो 90 साल हो जाएंगे। और तो ऐसे में लोगों को लगता है, नेताओं को लगता है कि अब तो हम अगर इंतजार करेंगे कि हम इतने सालों बाद वापसी करें, तो ऐसे में हमारी तो वैसे भी कोई जगह नहीं रहेगी, तो इस बीच में कोई ठिकाना ढूंढ ले। तो ये सब बहुत सारी चीजें चलती हैं। हारने के बाद पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर एक अविश्वास पैदा होता ही है, एक अपने भविष्य की चिंता सताती है, तो इसीलिए वो फिर विकल्प देखते हैं और अपनी पार्टी में फूट पड़नी शुरू होती है। तो यही इस वक्त चल रहा है कि जो हार के कारणों में ये एक दूसरे को इल्जाम लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी एक आध बैठक होगी तो उसमें साफ नजर आ जाएगा कि इस कारण हारे, उस कारण हारे, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ये चीजें सामने आएंगी। कांग्रेस में भी हुआ था, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं, तो यहाँ भी होगा। फिर ममता बनर्जी ने भी देखिए लगभग तो यही चीजें की थी। जब वो सत्ता में आई तो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को टीएमसी खा गई। टीएमसी का जो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर था वो धीरे धीरे पूरा टीएमसी में शामिल हो गया। कम्युनिस्ट पार्टियों की आज क्या जगह है, एक सीट जीतना मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए। ऐसा थोड़ी था कि जब बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां हारे थे तब ममता बनर्जी का जो संगठन था वो इतना बड़ा था, नहीं। ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोगों को उम्मीद जताई कि कम्युनिस्ट पार्टियों का, ये कम्युनिस्टों का डर मैं खत्म करूंगी। लेकिन हुआ क्या, ममता बनर्जी ने उनका डर अपने लिए इस्तेमाल किया और फिर टीएमसी वाले डर आने लगे। बंगाल के लोगों के साथ एक तरह का धोखा हुआ। बांग्लादेशियों का भी मुद्दा उठाती थी, इनकी गुंडई का भी मुद्दा उठाती थी, सिंडिकेट का मुद्दा उठाती थी, लेकिन जब सत्ता में आई तो खुद सिंडिकेट की मालिक बनकर बैठ गई। सिंडिकेट खत्म नहीं हुआ, बस सिंडिकेट का मालिक बदल गया, अब ममता बनर्जी मालिक थी। तो बंगाल के लोगों के साथ तो आपने धोखा किया था, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि बाद में अपने संगठन का और विस्तार किया और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को शामिल किया। इसीलिए दूर दराज में भी, अंदर अंदर तक भी टीएमसी का संगठन काफी मजबूत है, कई लोग जुड़े हुए हैं। अब यही बात बीजेपी भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी देखिए भले ही यहाँ पर अभी जीती है, लेकिन उसका संगठन कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसा मजबूत नहीं है। उसे भी और लोगों की जरूरत है और कैडर बनाने की जरूरत है।
तो बीजेपी के दरवाजे कुछ जगह खुले रह सकते हैं, ममता बनर्जी के नेताओं के लिए खुले रह सकते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खुले रह सकते हैं। तो ऐसे में विकल्प भी आसानी से मिल जाएगा टीएमसी के नेताओं को। तो ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखना अगली चुनौती होने वाली है, क्योंकि यहाँ चलन रहा है कि जो जीतेगा वो दूसरे का कैडर ले जाता है। अब यह ममता बनर्जी अगर कैडर खो देंगी तो उनके लिए तो वापसी ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब शिफ्ट किया तो पूरी तरह वो तुष्टीकरण वाली हो गई, तो इसलिए यहाँ से वहां नेता लेना आसान रहा। अब बीजेपी तुष्टीकरण वाली पार्टी तो है नहीं, तो ये हो सकता है बीजेपी अपना नेतृत्व खुद पैदा करे, लेकिन टीएमसी के साथ ये समस्या जरूर देखने को मिलेगी। मंथन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब पता चल गया है कि हार गए हैं। अब 15 साल बाद अब सत्ता से बाहर जाओगे, नाबन्ना में एंट्री नहीं मिलेगी अब आपको, तो इनको अब डर सता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। कई घोटाले हैं, अभी तो ईडी की छापेमारी में आप दखल दे देते थे, अब क्या होगा। ऐसे थोड़ी आईपैक जो है वो दफ्तर बंद करके चली गई। देखिए, अंदाजा तो सबको था कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आ गई तो आईपैक के दफ्तर में फिर ममता बनर्जी बचाने नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए पहले ही सामान समेटो, दस्तावेज समेटो और दफ्तर बंद करके निकल लो। इसीलिए 11 मई की तारीख इन्होंने रखी थी कि 11 मई के बाद हम बताएंगे, तब तक चुनाव में पता चल जाएगा कौन जीता है। तो अगर ममता जीतती तो दफ्तर खुल भी जाता। अब तो ममता हार गई तो आईपैक का तो निपटारा हो गया वहां से। अब यहाँ पर और पार्थ चटर्जी से लेकर तरह तरह के घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो अब तो फाइलें खुलेंगी, अब तो फाइलें दूसरों के हाथ लगेंगी कि वहां पर क्या क्या चल रहा था। तो ये इन सब मामलों में भी फंसने वाले हैं इनके नेता। अब उन्हें इसका भी डर सता रहा है। इनमें इनके जो गुंडे कार्यकर्ता हैं, जो अभी तक खुलेआम घूम रहे थे, जहांगीर खान जैसे, अब जहांगीर खान चुनाव वहां पर धमकी देकर दिखाए। जो वो आईपीएस अधिकारी को धमकी दे रहा था, फाल्टा में चुनाव होगा 21 मई को, तो अब जहांगीर खान धमकी देगा, घर से निकल पाएगा। अब तो जहांगीर खान को ममता की पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी, अब तो आईपीएस अधिकारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पर। तो ऐसे जो इनके गुंडे कार्यकर्ता नेता हैं वो बिल में घुसने वाले हैं, क्योंकि अब उन पर पुलिस एक्शन होगा। अब केसेस तो है लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं कहीं पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तो अब ये होगा। यही सब से अब चिंता में है इनके नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी में। अभी मंथन चल रहा है, हार के कारण तो बाद में खोजेंगे, लेकिन पहले फिलहाल अपने भविष्य पर चिंता सता रही है कि कोई सोच रहा है कि अब राजनीति में ही आगे रह पाएंगे या नहीं, कैसे रह पाएंगे। कोई सोच रहा है कि जेल में न चले जाएं, कोई सोच रहा है कि अब कोई नया कारनामा हमारा खुलकर जनता के सामने ना आ जाए, तो यही डर सता रहा है। लेकिन इस बीच में बीजेपी की बड़ी जीत से बंगाल में जय श्री राम का जय घोष हो रहा है और भगवा रंग की आंधी है, हिंदुत्व की जीत है, और भाजपा जो है पूरा जश्न मना रही है, लोग जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त टीएमसी में खलबली है, बेचैनी है, परेशानी है, और बस इस वक्त मंथन ही मंथन चल रहा है, चाहे समूह में चल रहा हो, व्यक्तिगत तौर पर चल रहा हो, लेकिन सबको अपनी अपनी चिंता सता रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।